नमस्कार दोस्तों, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं साइको फार्माकोलॉजी या फिर मेंटल डिसऑर्डर है उनका ट्रीटमेंट है वो कौन कौन सी मेडिकेशन से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम है, कल जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जो साइको फार्माकोलॉजी में से भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, जो अपन ने डिस्कस किए उसके बारे में पूछा गया है। एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन है उसके बारे में भी। तो अपन साइको फार्माकोलॉजी के अंदर आगे बढ़ते हैं। आगे मेडिकेशन है वो है एंटी मैनिक एजेंट्स या फिर मेनिया के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन यूज होती है उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंजियोलाइटिक ड्रग्स या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है वो कौन कौन सी है और उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है या फिर उनको क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंटी एंजाइटी मेडिकेशन लेते टाइम उनका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने एंटी साइकोटिक मेडिकेशन और एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन है उसके बारे में पढ़ा। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन में क्या होता है कि वो मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, वो होती है ट्रेडिशनल या फिर एक होती है एटिपिकल और एक होती है टिपिकल मेडिकेशन, ठीक है। टिपिकल मेडिकेशन है वो पहले के ज़माने में यूज होती थी, एटिपिकल मेडिकेशन है वो रिसेंट के अंदर यूज होती है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया एंटी साइकोटिक मेडिकेशन के अंदर। और नेक्स्ट है वो है अपनी एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन है उसके अंदर अपन ने बात की तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, ठीक है, और मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन आती है उसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया। आज की क्लास के अंदर हम एंटी मैनिक मेडिकेशन और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन या एंजियोलाइटिक मेडिकेशन है उसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर आगे। अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द साइको फार्माकोलॉजी। अपना सब्जेक्ट है साइको, आज जो टॉपिक है वो है साइको फार्माकोलॉजी। ठीक है, साइको फार्माकोलॉजी। साइको फार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी अपन ने पहले पढ़ा, वो पढ़ा एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, ठीक है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन के अंदर अपन ने ऐसी मेडिकेशन जो क्या करती है, डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। तो जो समय में अपने जो होता है साइकेट्रिक इलनेस होती है जिसके अंदर डोपामिन का लेवल में क्या हो जाती है, इशू आता है, तो डोपामिन के लेवल को सही करने का काम कौन सी मेडिकेशन करती है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन करती है। वैसे के वैसे जो ये डिप्रेशन का पेशेंट है उसके अंदर अपन को क्या करना है, जो सेरोटोनिन का लेवल है उसको बढ़ाना है। तो डोपामिन के अंदर जो एंटी डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर अपन ने बात की तो डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इनका लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, किसके अंदर, डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर। और इनका लेवल है वो बढ़ाने का काम कौन करती है, एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन करती है। कैसे बढ़ाएंगे वो उसके बारे में भी आपको बताया। एक थी टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, ये क्या करती है, डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर अपन उस मेडिकेशन को देते हैं। मेडिकेशन क्या करती है, वो करती है कि जो प्रोडक्शन है, जो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन। वैसे के वैसे मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एक तरह का एंजाइम होता है जो क्या करता है, सेरोटोनिन का डिस्ट्रक्शन करता है, उसको रोक देते हैं। रोक देंगे तो सेरोटोनिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सेरोटोनिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अपने आप से जो सेरोटोनिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। और तो सेकेंड अपन ने कौन सा किया, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है।
मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा, वो पढ़ा SSRI, ठीक है, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो मेडिकेशन होती है वो क्या करती है, सेरोटोनिन को रीअपटेक को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। रीअपटेक इनहिबिटो का मतलब सेल से बाहर जा रहा है सेरोटोनिन, वो नहीं जाएगा तो क्या होगा, अपने आप से ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा तो अपने आप से क्या होगा, डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन आपको बताया कि कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन होती है, उनका क्या क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, अपन को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया। एग्जाम ऑफ यू से भी इंपॉर्टेंट है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन एंड एंटी साइकोटिक मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे एंटी साइकोटिक के अंदर अपन बात करें, ठीक है, एंटी साइकोटिक में पहले जो यूज होती थी टिपिकल मेडिकेशन थी, ठीक है। पुराने जमाने में जो मेडिकेशन यूज होती थी वो टिपिकल मेडिकेशन या टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, जिसके अंदर आती थी सीपीजेड एंड हेलोपेरिडोल, ठीक है, सीपीजेड एंड हेलोपेरिडोल। कौन सी मेडिकेशन होती है, ये होती है टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। कल ESIC के एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया कि इसके अंदर से कौन सी एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। तो एटिपिकल के अंदर अपन बात करें तो टिपिकल में कौन कौन सी होगी, सीपीजेड एंड हेलोपेरिडोल हो गई। एटिपिकल के अंदर अपन बात करें तो एटिपिकल एंटी साइकोटिक, मैंने आपको बताया एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो कौन कौन सी, दैट इज द क्लोजापिन हो गया, ओलेंजापिन हो गया, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, ये मेडिकेशन है वो कौन सी है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूअर। जो रिसेंट में ये मेडिकेशन है वो यूज ली जाती है क्योंकि इसके जो ये है टिपिकल मेडिकेशन है, इसके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, EPS सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। इस कारण से इन मेडिकेशन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। एटिपिकल मेडिकेशन या न्यूअर मेडिकेशन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसके अंदर अपन का उसके अंदर जो ऑप्शन था उसके अंदर ओलेंजापिन मेडिकेशन है वो सही थी, बाकी सब मेडिकेशन थी वो क्या थी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन थी। ये क्वेश्चन भी ESIC के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कल के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये कौन सी थी, सभी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट अपन आज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंटी मैनिक मेडिकेशन, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है वो है एंटी मैनिक मेडिकेशन। ठीक है, एंटी मैनिक मेडिकेशन या फिर अपन बोल सकते हैं इसको मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स या ड्रग्स बोल सकते हैं अपन, ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। तो एंटी मैनिक मेडिकेशन या फिर इसको ऑल्सो नॉन एज मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स या मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स भी बोल सकते हैं, किनको, एंटी मैनिक मेडिकेशन को। तो अपन को ये मेडिकेशन जानने से पहले पता होना चाहिए कि मेनिया के अंदर होता क्या है, एक्चुअल में मेनिया होता क्यों है। मेनिया इसलिए होता है, पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो अपना सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का, सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके अंदर, मेनिया के पेशेंट के अंदर। तो मेनिया कब होता है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उनका लेवल जब बढ़ जाता है तो कौन क्या होता है, मेनिया देखने को मिलता है, मेनिया होता है, ठीक है। वैसे ही तो अपन को क्या करना है, मेडिकेशन ऐसी प्रोवाइड करेंगे जो क्या करेंगे, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम करे। तो वो मेडिकेशन होगी, वो होगी अपना एंटी मैनिक मेडिकेशन, एंटी मैनिक मेडिकेशन या फिर मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन या फिर ड्रग्स। तो एंटी मैनिक मेडिकेशन क्या करेगी, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम करेगी। अब इनको कम करेंगे तो क्या होगा, मेनिया के सिम्टम्स है वो क्या होगा, दिखने कम हो जाएंगे, ओके।
अपन बात करें, दीज ड्रग्स आर यूज ठीक है, दीज ड्रग्स आर यूज इन मेनिया फॉर स्टेबलाइजिंग मूड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब मेनिया के पेशेंट होते हैं उसके अंदर बताया आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो मेनिया के पेशेंट में क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, इधर उधर भागना, बहुत जल्दी फास्ट फास्ट है वो, कोई मूवमेंट करना, काम करना है तो बहुत फास्ट फास्ट करना, ऐसे सिम्टम्स है वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, तो वो सिम्टम्स किसके अंदर मिलते हैं, मेनिया के पेशेंट के अंदर मिट जाते हैं। तो साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया के पेशेंट के अंदर बढ़ जाती है, तो इन जो साइको एक्टिविटी मूवमेंट्स है उनको कम करना। ठीक है, इसके अलावा टोन एंड वॉल्यूम, टोन एंड वॉल्यूम होता है वो भी पेशेंट का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके अंदर, मेनिया के अंदर। तो इनको भी क्या करना है, कम करना, टोन एंड वॉल्यूम को भी कम करना। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो मेनिया के अदर सिम्टम्स होते हैं जैसे यूफोरिया, एलेशन है, एक्सल्टेशन है एंड एक्सटेसी, ये सभी क्या होते हैं, मेनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्हीं सभी सिम्टम्स के ट्रीटमेंट करने के लिए भी कौन सी मेडिकेशन यूज ली जाती है, दैट इज द एंटी मेनिक मेडिकेशन यूज ली जाती है। तो साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो रखी है पेशेंट को, उसके अंदर टोन एंड वॉल्यूम बढ़ रखा है मेनिया के पेशेंट के अंदर। मेनिया के पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स दिखते हैं जैसे यूफोरिया हो गया, एलेशन हो गया, एक्सल्टेशन हो गया, ऐसे सिम्टम्स जिन पेशेंट में देखने को मिलते हैं उन पेशेंट के अंदर कौन सी मेडिकेशन यूज आती है, एंटी मेनिक मेडिकेशन यूज ली जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़े तो बात करें नेक्स्ट है वो है इंडिकेशन, एंटी मैनिक मेडिकेशन। ठीक है, एंटी मैनिक मेडिकेशन या एंटी मैनिक ड्रग्स के इंडिकेशन क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं आपको। इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन, इंडिकेशन मींस कौन कौन सी कंडीशन के अंदर एंटी मैनिक मेडिकेशन है वो ली जाती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैंने आपको बताया जिसके अंदर क्या होता है, मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स देखने को मिलता है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर बाइपोलर एम का मतलब होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसके अंदर मेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उन पेशेंट के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज ली जाती है, दैट इज द एंटी मैनिक मेडिकेशन यूज ली जा सकती है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग पेशेंट मूड, स्टेबलाइजिंग पेशेंट मूड, पेशेंट का मूड है वो क्या, स्टेबलाइज करने के लिए भी ये मेडिकेशन यूज ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें मेनिया का सिम्टम्स है उनके अंदर यूज ले सकते हैं, और एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक मेनिया, एक्यूट और क्रोनिक दोनों मेनिया के सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर एंटी मैनिक मेडिकेशन है वो यूज ले जा सकती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया के साथ में यदि मेनिया के सिम्टम्स दिखते हैं या फिर सिजोफ्रेनिया का ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेनिया के जैसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो गया, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, उन पेशेंट के अंदर भी जो ये एंटी मैनिक मेडिकेशन है वो यूज ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ इंडिकेशन हो गए या फिर किन किन कंडीशन के अंदर एंटी मैनिक मेडिकेशन है वो अपन यूज लेते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
एंटीमेनिक की मेडिकेशन है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन करती है, उसके बारे में आपको बताएं। तो ये जो मेडिकेशन है ब्रेन के अंदर इन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर, उनका लेवल डिक्रीज करती है। ठीक है, इन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को डिक्रीज करने का काम कौन करता है, दैट इज द एंटीमेनिक मेडिकेशन है वो करती है। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मलाइज रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आ गया कि जो रीअपटेक हो रहा था उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। रीअपटेक का मतलब क्या था, अपन जो पेशेंट का रीअपटेक हो रहा था उसको वापस क्या है रोक देते हैं। तो रीअपटेक रोकेंगे तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा या फिर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो कम हो जाएगा। अपन को ऑल ओवर क्या करना है, उसका प्रोडक्शन कम करो, या तो फिर क्या होगा जो सेल्स के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज करती है ये मेडिकेशन, प्रोडक्शन डिक्रीज करती है। ठीक है, प्रोडक्शन डिक्रीज करती है, या फिर जो इनका एक्शन है जो जहां से सेल्स से जो आगे मूव हो रहा था अंदर इंक्रीज हो रहा था उसको क्या करना है, कुल मिला के कम करना है। जब सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाएगा तो अपने आप से जो सिम्टम्स है मेनिया के सिम्टम्स है वो क्या है दिखने कम हो जाएंगे। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, सेल्स के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम करना इसका मोड ऑफ एक्शन है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें एंटीमेनिक मेडिकेशन की, तो कौन कौन सी एंटीमेनिक मेडिकेशन होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, मेडिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन ड्रग्स होती है वो होती है लिथियम कार्बोनेट। कौन सी होती है, लिथियम कार्बोनेट। याद रखना है, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीमेनिक मेडिकेशन है वो मोस्ट ऑफ एंटीमेनिक मेडिकेशन कौन सी होती है, तो दैट इज द लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट्स, और ये क्या है, ओनली सिंगल आयन दैट इज मेडिकेशन, सिंगल आयन इज एंटीमेनिक मेडिकेशन। ठीक है, कि साइकेट्री के अंदर या फिर मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए एक सिंगल आयन है, क्या है, आयन है जो क्या है एंटीमेनिक मेडिकेशन है, वो कौन सी है, दैट इज द लिथियम। ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया, कौन सा मेडिकेशन है वो साइकेट्री के अंदर, कौन सी मेडिकेशन है जो क्या है, आयन है। आयन क्या, लिथियम। लिथियम क्या है, एक आयन है, तो लिथियम है वो कौन सी आयन मेडिकेशन है, वो है लिथियम। लिथियम कार्बोनेट इज द आयन मेडिकेशन। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड वन अपन बात करें तो लिथियम के अलावा कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, तो दूसरी है वो है सोडियम वेलपोरेट, सोडियम वेलपोरेट, सोडियम वेलपोरेट एंड कार्बामाजेपिन, कार्बामाजेपिन, सोडियम वेलपोरेट एंड कार्बामाजेपिन। लिथियम कार्बोनेट हो गई, सोडियम वेलपोरेट हो गई और कार्बामाजेपिन। ठीक है, पहले के जमाने के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकेशन यूज होती थी वो होती थी लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा मेनिया के पेशेंट्स के अंदर दी जाती थी पहले के टाइम के अंदर, और अभी जो रिसेंट के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकेशन यूज होती है वो है सोडियम वेलपोरेट एंड कार्बामाजेपिन। बिकॉज क्या है, लिथियम कार्बोनेट्स की टॉक्सिसिटी होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है,
मेडिकेशन देते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मोस्ट कॉमन अभी प्रेफर की जाती है वो मेडिकेशन सोडियम वेलपोरेट है और कार्बामाजेपिन है, वो एंटीमेनिक मेनिया के पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट के लिए प्रेफर की जाती है, बिकॉज इनके जो कॉम्प्लिकेशन कम है, ठीक है, इनसे जो पेशेंट को साइड इफेक्ट होने के भी चांसेज है वो कम होते हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा यूज कौन सी की जाती है, वो है लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम वेलपोरेट। ओके, सॉरी, सोडियम वेलपोरेट एंड कार्बामाजेपिन। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने कौन सी मेडिकेशन, दैट इज फर्स्ट वन इज लिथियम कार्बोनेट। ये क्या है, आयन से, ठीक है, आयन से, या फिर क्या है, आयन से जो क्या है, कार्बोनेट, ओनली आयन, सिंगल वन आयन है जो क्या है, एंटीमेनिक मेडिकेशन है, ठीक है। अपन बात करें लिथियम कार्बोनेट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन, बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया। ऐसे यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेनिया के पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो लिथियम कार्बोनेट होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया क्या होती है, लिथियम कार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस इन द पेशेंट, ठीक है। इसका जो डोज होता है वो होता है 600 to 1200 mg, ठीक है, 600 से लेके 1200 mg पर डे है वो मेडिकेशन इनका डोज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको ऑप्शन है वो सही रहेगा, इसके बीच में है वो मेडिकेशन है वो इतना डोज है वो दे सकते हैं एक दिन के अंदर। अब डिवाइडेड डोज के अंदर 2 डिवाइडेड डोज में भी देते हैं, 3 डिवाइडेड डोज के अंदर भी एंटीमेनिक मेडिकेशन लिथियम कार्बोनेट है वो दे सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें नॉर्मल जो ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल है, ठीक है, लिथियम का जो ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल है वो होना चाहिए, वो है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। जो थेराप्यूटिक लिथियम लेवल होता है, समझ आ गया, थेराप्यूटिक लिथियम लेवल, नॉर्मल थेराप्यूटिक लिथियम लेवल होता है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल, लिथियम का और डिजॉक्सिन का, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, डिजॉक्सिन और लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल है वो पूछा जाता है। तो डिजॉक्सिन की बात करें तो 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर डीएल, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है। डिजॉक्सिन का जो होता है 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर डीएल, ठीक है, कुछ एग्जाम के अंदर 0.2 to 1.2 भी पूछा जा सकता है डिजॉक्सिन का, ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर डीएल है वो इसका ऑप्शन है वो सही रहता है, 0.2 to 1.2 भी सही है, लेकिन जो इसकी यूनिट्स होती है वो होती है नैनोग्राम पर डीएल। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजॉक्सिन का लेवल कितना होता है, तो डिजॉक्सिन का सीधी सी बात है, डिजॉक्सिन का होता है वो होता है 0.5 to 1.2 से लेके यहाँ पर 1.5 भी बोल सकते हैं नैनोग्राम पर डीएल। नैनोग्राम पर डेसीलीटर है वो किसका लेवल होता है, डिजॉक्सिन का लेवल होता है, ठीक है। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जो इनिशियल साइन होता है वो क्या होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, दैट इज द एनोरेक्सिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर इनिशियल सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है वो है एनोरेक्सिया, जबकि लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर सबसे जो मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है अपना नोजिया एंड वॉमिटिंग। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यदि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो लिथियम टॉक्सिसिटी, यदि लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनके अंदर इनिशियल साइन है वो क्या देखने को मिलता है, वो है नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग। ये भी एग्जाम में हर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, मेरे टाइम से मतलब मैं देख रहा हूं तो 5 to 10 टाइम है वो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। एक तो इसका लेवल दोनों का, डिजॉक्सिन का लेवल 0.5 to 1.2 नैनोग्राम पर डीएल यूनिट्स, जबकि लिथियम का लेवल 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट में क्या डिफरेंस है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, तो नॉर्मल जो लिथियम लेवल होता है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है वो है नोजिया वोमिटिंग, और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर लेवल क्या देखने को मिलता है, दैट इज द नोजिया एंड वोमिटिंग। अब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर अपन क्या देखते हैं, कौन सा,
डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर अपन कौन सा आयंस है वो देखते हैं, तो देखते हैं पोटासियम। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम ऑफ यूज से। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर अपन को पोटेशियम का लेवल है वो मेजर करना है, पोटेशियम का ध्यान रखना है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस देखा जाता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, डिजॉक्सिन की पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा है। तो वैसे ही लिथियम का पेशेंट है वो लिथियम ड्रग्स ले रहा है, तो लिथियम के पेशेंट के अंदर कौन से आयन का ध्यान रखना है, दैट इज द सोडियम। ठीक है, कौन सा, दैट इज द सोडियम। कौन सा लेवल देखना है, सोडियम का लेवल। लिथियम ले रहा है उसके अंदर सोडियम का लेवल देखना है, जो डिजॉक्सिन ले रहे हैं उसके अंदर पोटेशियम का लेवल है वो ध्यान रखना है, चेक करना है। ओके, तो ये हो गया कुछ अपने किसके बारे में, अबाउट द लिथियम एंड डिजॉक्सिन के बारे में, क्या क्या डिफरेंस होता है। डिजॉक्सिन किसके अंदर देते हैं, डिजॉक्सिन देखते हैं वो देते हैं हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक है, डिजॉक्सिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, वो है डिजॉक्सिन किसमें देते हैं, हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, दैट इज द डिजॉक्सिन। वैसे कि वैसे लिथियम है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, लिथियम कार्बोनेट, दैट इज द मेनिया के पेशेंट के अंदर लिथियम कार्बोनेट है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। जो इसका जो होता है वो कितना होता है, 600 to 1200 mg पर डे है वो दे सकते हैं क्या, लिथियम। ओके, तो लिथियम और डिजॉक्सिन के बीच में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम के अंदर लिथियम थेरेपी चल रही है तो किसका लेवल देखा जाता है, तो सोडियम का लेवल देखना है। लिथियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, दैट इज द 0.5 to 1.5 नॉर्मल थेराप्यूटिक लिथियम। ठीक है, लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल होता है वो होता है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये क्या होता है इसका नॉर्मल लेवल। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी व्हेन लेवल अबव देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि जो सीरम लिथियम लेवल है, थेराप्यूटिक लेवल है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाता है तो उस पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, लिथियम का क्या डोज होता है, डोज होता है 600 to 1200 mg पर डे, इतना दे सकते हैं। डिवाइडेड डोज के अंदर 2 डिवाइडेड डोज और 3 डिवाइडेड डोज के बीडी और टीडीएस के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं। नॉर्मल थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और टॉक्सिसिटी ऑकर व्हेन पेशेंट सीरम जो लिथियम लेवल है वो अबव देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी अपन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि नर्सिंग रेस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर है वो पूछे जाते हैं कि लिथियम चल रहा है, ये लिथियम थेरेपी चल रही है तो पेशेंट को सॉरी एंटीमेनिक मेडिकेशन चल रही है तो पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो अपन को स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट वन अपन बात करें कि एवरी 2 to 3 days सीरम लिथियम शुड बी चेक। ठीक है, सीरम लिथियम लेवल शुड चेक। जिन पेशेंट को एंटीमेनिक मेडिकेशन लिथियम कार्बोनेट चल रही है उन पेशेंट के अंदर एवरी 2 to 3 डेज के अंदर सीरम लिथियम लेवल है वो चेक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो सीरम लिथियम है, लिथियम कार्बोनेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है इसका, किडनी में। किडनी के कहाँ पे, पीसीटी के, पीटीसी पीसीटी से वापस क्या होता है मेटाबॉलिज्म होके पीसीटी से इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये मेडिकेशन क्या होगा, लिथियम कार्बोनेट आयन है, हैवी मेडिकेशन है, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कहां से होता है, पीसीडी से होता है। मेटाबॉलिज्म कहां होता है, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म है जो लिथियम कार्बोनेट मेडिकेशन का मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म है वो किडनी से होता है। तो किडनी को डैमेज करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ड्रग्स है वो क्या है, दैट इज दीज ड्रग्स आर नेफ्रोटॉक्सिक, दीज ड्रग्स आर ड्रग्स इज नेफ्रोटॉक्सिक्स। ये क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक है, बिकॉज इसका जो किडनी के अंदर क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो जो रीनल इंपेयरमेंट के पेशेंट होते हैं उसके अंदर ये अवॉइड करना है, रीनल इंपेयरमेंट।
जो पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट के हैं उन पेशेंट में ये मेडिकेशन क्या करनी है, अपन को अवॉइड करनी है। ठीक है, ये भी अपन को ध्यान रखना जरूरी है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो पेशेंट का सोडियम, किडनी के अंदर सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, पीसीटी से, इसका लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। जब ज्यादा मात्रा में अपन पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही होती है तो पेशेंट के जो ब्लड के अंदर सोडियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, सीरम सोडियम लेवल है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो इसके साथ साथ लिथियम जब थेरेपी चलती है तो पेशेंट के सोडियम का लेवल है वो मेजर करना जरूरी है। और लिथियम क्या करती है, हाइपोनेट्रीमिया करती है, और फ्लूइड लॉस के कारण से हाइपोनेट्रीमिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं किन पेशेंट के अंदर, लिथियम थेरेपी। लिथियम मेडिकेशन कॉज, लिथियम कार्बोनेट कॉज हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट ले रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज करती है। तो सॉल्ट जो डाइट है, डाइट के अंदर सॉल्ट है वो ज्यादा ऐड करना है, सॉल्ट है वो ज्यादा देना है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं स्पेशल, जो लिथियम थेरेपी चल रही है उन पेशेंट के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन है वो अपन को देनी है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें lithium therapy should given with food or after food, with food or after food। ये क्या है, जो लिथियम कार्बोनेट है वो क्या है, आयन है। आयन है मतलब क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको इरिटेट कर सकती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती है। इस कारण से जो लिथियम मेडिकेशन है वो अपन को क्या करनी, या तो फीड के साथ में देनी, खाने के साथ में लेना है, या फिर खाने के बाद में लेना है। भूखे पेट या जो अपन खाने से पहले है वो इस मेडिकेशन को नहीं लेना है। अवॉइड बिफोर द फूड, ठीक है, अवॉइड बिफोर फूड, क्योंकि भूखे पेट नहीं लेना। भूखे पेट लेकिन तो क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बिकॉज आयंस होते हैं, उनकी जो हैवी क्वालिटी होती है वो क्या कर सकती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती है, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगी तो रप्चर होने के चांस है। इट्स इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इट्स इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये मेडिकेशन गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती है। ठीक है, और दूसरा, लिथियम के साथ में सॉल्टी डाइट, लिथियम विथ सॉल्टी डाइट, सॉल्ट है वो डाइट के अंदर ऐड करना है, बिकॉज ये ड्रग्स क्या करती है, हाइपोनेट्रीमिया करती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है लिथियम का, टॉक्सिसिटी में मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, मेन साइड इफेक्ट लिथियम कार्बोनेट टॉक्सिसिटी के मेन साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे मेन है वो है नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये भी है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे जो लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। वैसे ही डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर सबसे मेन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, तो एनोरेक्सिया। ओके, एंड लिथियम के अंदर कौन सा होता है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, एनोरेक्सिया भी हो सकता है। ठीक है, एनोरेक्सिया, तो मेन एनोरेक्सिया होता है, मेन किसके अंदर होता है, वो होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रेमर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो ट्रेमर हो सकता है। ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। ओके, और इसके ये क्या होते हैं, मेन जो सिम्टम्स, जो साइड इफेक्ट है वो लिथियम थेरेपी चल रही है उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो नोजिया वॉमिटिंग है वो इंपॉर्टेंट है, मेन साइड इफेक्ट है किसका, लिथियम थेरेपी का। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें लिथियम के साथ में
लिथियम के साथ में एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो गया, बीवेज हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये क्या करना है, अवॉइड करना है। बिकॉज कॉफ़ी, एल्कोहल, बीवरेज होते हैं, ये क्या करते हैं, लिथियम का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये जो थिंग्स होती है वो क्या करनी है, अपन को अवॉइड करनी है लिथियम थेरेपी के साथ साथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल है, मैक्सिमम है वो लिथियम लेने के बाद में जो इसका लेवल है, थेराप्यूटिक लेवल है, 12 से 24 घंटे बाद में चेक करते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लिथियम थेरेपी चल रही है तो उसके जो लेवल दी है लिथियम कार्बोनेट, उसके 12 से 24 घंटे बाद में अपन को सीरम लिथियम लेवल है वो चेक करना चाहिए, तभी उसका थेराप्यूटिक जो लिथियम लेवल है वो क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, लिथियम का जो नॉर्मल जो लेवल कितना होता है, लिथियम का टॉक्सिसिटी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, दैट इज द नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। ओके, लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी क्या होती है, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी होगी जब लिथियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाए, सीरम अपन लिथियम है वो ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा टाइम से लिथियम देने से ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल बढ़ जाए, उसके कारण से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। और लिथियम टॉक्सिसिटी में इनिशियल साइन होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया हो सकता है, बॉडी के अंदर जो सीरम सोडियम का लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, ये सभी सिम्टम्स है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर देखने को मिलता है। व्हेन सीरम लिथियम लेवल शुड above देन 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 से ज्यादा 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा यदि सीरम लिथियम का लेवल है वो बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। इट्स कैन कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी, इट्स कैन कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो इनिशियल सिम्टम्स है लिथियम टॉक्सिसिटी का वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर इनिशियल जो साइड इफेक्ट है या फिर क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग। वैसे ही डिजॉक्सिन के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो एनोरेक्सिया। ओके, लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर अपन के कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इंपॉर्टेंट होता है, सोडियम, ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट होता है, तो पोटेशियम, ठीक है। क्या होता है सोडियम का लेवल लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, इसका क्या होता है, इनिशियल सिम्टम्स होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ट्रेमर देखने को मिल सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं, ओलिगोयूरिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, पॉलीडिप्सिया, ये सभी सिम्टम्स है वो इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेमर आ सकते हैं, सोडियम की कमी होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा सीवियर, तो कन्वर्जन आ सकते हैं, ओलिगोयूरिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया है, पॉलीडिप्सिया है, ये सभी सिम्टम्स है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। लिथियम टॉक्सिसिटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी है वो मेन रूप से कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। ओके, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन है वो है माइल्ड टॉक्सिसिटी, ठीक है, माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी।
ठीक है। माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी, माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी में जो लिथियम का लेवल है वो 1.5 टू 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। 2.0 से 1.5 टू 2.0 तक यदि लिथियम का लेवल लेता है तो उसको माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड अपन बात करें मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी, मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी। अपन मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट के अंदर 2.0 से 2.0 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। यदि सीरम लिथियम लेवल 2.0 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में होता है तो मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी, सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी। सीवियर के अंदर क्या होगा, एबो देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, एबो देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि सीरम लिथियम का लेवल 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होता है तो उन पेशेंट के अंदर सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी बोला जाता है, ठीक है। और अपन को इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करना है लिथियम टॉक्सिसिटी को, तो ट्रीटमेंट की अपन बात करें कि ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर अपन बात करें पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी देनी है, फ्लूइड थेरेपी, स्टॉप लिथियम, लिथियम को क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। और एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं, ठीक है, सभी इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, लिथियम ड्रग्स स्टॉप करनी है। तो सब्सटीट्यूट्स के रूप में अपन आजकल बात करें जो लिथियम ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है इस कारण से सब्सटीट्यूट्स के रूप में आज के ज़माने में मेडिकेशन जब ज़्यादा यूज ली जाती है वो है सोडियम वेलपोरेट। कौन सी मेडिकेशन यूज जाती है, सोडियम वेलपोरेट। आजकल कौन सी मेडिकेशन यूज ली जाती है, सोडियम वेलपोरेट ज़्यादा प्रेफर की जाती है। सेकेंड वन है वो है कार्बामाजेपिन, ठीक है, कार्बामाजेपिन, सोडियम वेलपोरेट एंड कार्बामाजेपिन सबसे ज्यादा मेडिकेशन है वो प्रेफर की जाती है। बिकॉज क्या हो जाता है, लिथियम से सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी है वो होती है, लिथियम की टॉक्सिसिटी ज्यादा होने के कारण सब्स्टिट्यूट के रूप में ये मेडिकेशन ज्यादा यूज की जा सकती है आज के जमाने के अंदर, ठीक है। तो ये तो क्या था ऑल ओवर द एंटी मैनिक मेडिकेशन। लिथियम है, लिथियम इसका जो नॉर्मल लेवल कितना होता है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल लेवल होता है कितना होता है 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी में जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है इसका नॉर्मल लेवल, सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज द इसका नॉर्मल लेवल सीरम लिथियम लेवल दैट इज द 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके अंदर भी आपको यूनिट्स याद रखनी जरूरी है। बिकॉज क्या है, जो डिजॉक्सिन और लिथियम है इनका दोनों का लेवल लगभग सेम रहता है लेकिन इनके जो यूनिट्स है उसमें डिफरेंस होता है। डिजॉक्सिन का जो होता है 0.5 टू 1.2 या 1.5 नैनोग्राम पर डीएल में यूनिट्स होती है, जबकि इसमें यूनिट्स होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर होती है। कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको नैनोग्राम पर डीएल दे देंगे, नैनोग्राम पर डीएल आपने सही कर दिया तो यदि आपका ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। लिथियम के अंदर नैनोग्राम पर डीएल डिजॉक्सिन में और लिथियम के अंदर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो लिथियम टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर कौन सा सबसे मेन सिम्टम्स है वो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो लिथियम टॉक्सिसिटी में नोजिया वोमिटिंग है, जबकि जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है उसके अंदर एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, आज भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लिथियम टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर सोडियम का इंबैलेंस होता है, जबकि जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो उसके अंदर पोटेशियम का इंबैलेंस होता है। ये भी आपको माइंड के अंदर याद रखना है, ठीक है। पेशेंट यदि सब्स्टिट्यूट के रूप में आजकल जो मेडिकेशन है वो सोडियम वेलपोरेट एंड अपना जो कार्बामाजेपिन है वो इनके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज ली जाती है। ज्यादातर ये मेडिकेशन यूज जाती है बिकॉज लिथियम का टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन ज्यादा होता है। बिकॉज क्या एक आयन है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को रप्चर कर सकता है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इस कारण से आज के जमाने में कौन सी मेडिकेशन यूज दी जाती है, दैट इज द सोडियम वेलपोरेट एंड कार्बामाजेपिन मेडिकेशन यूज ली जाती है, ओके। तो ये था ऑल ओवर अबाउट द एंटीमेनिक मेडिकेशन, ओके।
तो ये एंटीमेनिक मेडिकेशन हो गई। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, वो है एंटी एंजियोलाइटिक या फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। ठीक है, फर्स्ट वन अपन ने पढ़ा एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सेकंड वन इज द एंटी डिप्रेसेंट, थर्ड वन इज एंटीमेनिक मेडिकेशन, फोर्थ वन है वो है एंजियोलाइटिक मेडिकेशन। ठीक है, कौन सी है? या फिर इसको बोल सकते हैं एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, एंजाइटी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज ली जाती है और एंजाइटी का ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज जाती है उसके बारे में आपको बताते हैं। इनको आल्सो नॉन एज, ठीक है, तो एंटी एंजियोलाइटिक मेडिकेशन, एंजाइटी मेडिकेशन या एंजियोलाइटिक मेडिकेशन होती है आल्सो नॉन एज माइनर ट्रैंकुलाइजर, माइनर और इसको क्या बोलते हैं? माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, माइनर ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, इसके अलावा हिप्नोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, सिडेटिव भी बोल सकते हैं इसको, सिडेटिव्स। ठीक है, इन मेडिकेशन को क्या बोल सकते हैं? सिडेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं, सिडेटिव्स। ओके, तो और क्या नाम है यहाँ पर? अपन इसको ट्रैंकुलाइजर भी बोल सकते हैं, माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोल सकते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या क्या होती है? माइनर ट्रैंकुलाइजर आल्सो नॉन एज माइनर ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक ड्रग्स, सेडेटिव्स या ट्रैंकुलाइजर भी बोल सकते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग्स को या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आल्सो नॉन एज माइनर ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक ड्रग्स, सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर, इसी ड्रग्स को बोला जाता है या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि एक्चुअल में एंजाइटी के अंदर होता क्या है। ठीक है, एंजाइटी होती है तो गाबा का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, एंजाइटी में क्या डिस्टर्ब देता है? न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। क्या है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर। गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उनका लेवल है वो अपन किस में देखते हैं? एंजाइटी के अंदर देखते हैं। ठीक है, और जो एंजाइटी के अंदर इनका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गाबा का लेवल एंजाइटी में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपन को क्या करना है? एंजाइटी में गाबा का लेवल है वो क्या करना है? बढ़ाना है। ओके, ओके, तो गाबा का लेवल है वो गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी याद रखना, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जो क्या करता है? गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है वो एंजाइटी के अंदर क्या रहता है? कम हो जाता है। इनका लेवल अपन को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं? एंजियोलाइटिक या एंटी एंजाइटी ड्रग्स या सेडेटिव या फिर माइनर ट्रैंकुलाइजर या हिप्नोटिक ड्रग्स है वो देते हैं पेशेंट को। ओके, तो ये क्या था? गाबा का, और गाबा का लेवल है वो एंजाइटी के अंदर कम हो जाता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। ओके, अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन गाबा का, तो क्या करते हैं ये? इंक्रीज्ड गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, गाबा क्या होता है? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उनका लेवल है वो क्या करता है? बढ़ाने का काम करती है। कौन सी मेडिकेशन? दैट इज द एंजियोलाइटिक या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। ओके, और गाबा क्या है? गाबा इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर है।
ठीक है, ये ब्रेन में क्या करता है, सिम्टम्स है वो रिलीव करते हैं। कौन, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन कैसे करेगी, गाबा के लेवल को बढ़ा के। गाबा का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एंजाइटी के सिम्टम्स है वो अपने आप से कम हो जाते हैं। एंजाइटी के अंदर गाबा का लेवल क्या रहता है, उनको बढ़ाने के लिए एंजियोलाइटिक मेडिकेशन है वो अपन पेशेंट को देते हैं। एंजियोलाइटिक मेडिकेशन देंगे तो गाबा का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गाबा का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, एंजाइटी के सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इंडिकेशन। ठीक है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स के इंडिकेशन, एंजियोलाइटिक ड्रग्स के इंडिकेशन क्या क्या है। ओके, इंडिकेशन की बात करें, किस किस कंडीशन के अंदर एंजियोलाइटिक ड्रग्स है वो देते हैं। तो सबसे पहली बात है एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, एंजाइटी के अंदर साइपेनिक एंजाइटी हो गया, ठीक है, या फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर पीएडी और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी। ओके, इसके अलावा ओसीएन भी दे सकते हैं, ओसीएन या फिर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर भी ये ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं, वो है पीटीएसडी। ठीक है, पीटीएसडी या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर भी अपन ये एंजियोलाइटिक मेडिकेशन या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, एल्कोहल विड्रॉल, एल्कोहल विड्रॉल के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी ले सकते हैं। इसके अलावा फॉर सिडेशन, सिडेशन के रूप में भी पेशेंट को ये दे सकते हैं। रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्स करने के लिए, और सिडेशन जब पेशेंट ज़्यादा एंजाइटी इरिटेट रहते हैं पेशेंट, ठीक है, प्रॉपर रूप से नींद नहीं ले पाते, उन पेशेंट के अंदर भी हिप्नोटिक ड्रग्स या फिर एंजियोलाइटिक मेडिकेशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, कुछ इंडिकेशन होते हैं जिन जिन कंडीशन के अंदर पेशेंट को हम एंजियोलाइटिक मेडिकेशन या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है वो पेशेंट को दे सकते हैं। ये गाबा के लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। गाबा इज ए इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनका कौन सा एक्साइटरी है और कौन सा इनहिबिटरी है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन इंडिकेशन हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंजियोलाइटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो टू टाइप्स की मेडिकेशन होती है। एक होती है बारबीचूरेट, बारबीचूरेट ड्रग्स, ठीक है, बारबीचूरेट ड्रग्स। ठीक है, बारबीचूरेट ड्रग्स है वो पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज होती थी। ठीक है, और बारबीचूरेट ड्रग्स के अंदर आता है, वो आता है फिनोबार्बिटोन। क्या आता है, फिनोबार्बिटोन। ये भी क्या है, एक सेडेटिव या एंजियोलाइटिक ड्रग्स है। और एमोबार्बिटोल, एमोबार्बिटोल, ठीक है, एमोबार्बिटोल और फिनोबार्बिटोल, ये क्या होते हैं, सेडेटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फिनोबार्बिटोल है वो पेशेंट को, सीजर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी यूज दे सकते हैं। फिनोबार्बिटोल सबसे ज़्यादा है वो बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा, चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर सीजर के पेशेंट हो, उन बच्चों के अंदर भी फिनोबार्बिटोल सबसे ज़्यादा यूज आती है। सेफ ड्रग्स होती है, पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज होती थी, और रिसेंट के अंदर इन बारबीचूरेट ड्रग्स को कम यूज लिया जाता है, फिनोबार्बिटोल और एमोबार्बिटोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, बारबीचूरेट ड्रग्स है। सेकेंड अपन बात करते हैं नॉन बारबीचूरेट ड्रग्स। ठीक है, नॉन बारबीचूरेट, बारबीचूरेट, नॉन बारबीचूरेट ड्रग्स की अपन बात करें एंजियोलाइटिक, तो इसके अंदर आता है, फर्स्ट वन है वो है क्लोरडाइजपॉक्साइड। ठीक है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड।
ठीक है। फर्स्ट वन ड्रग्स है दैट इज द क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ठीक है। फर्स्ट फिर है अल्प्राजोलम, अल्प्राजोलम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है अल्प्रेक्स या फिर अल्प्राजोलम होती है कौन से कैटेगरी की ड्रग्स है, तो अल्प्रेक्स या अल्प्राजोलम ड्रग्स है वो है नॉन बार्बिटूरेट एंजियोलाइटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स या सेडेटिव है, नॉन बार्बिटूरेट ड्रग्स है, ओके। नेक्स्ट है वो है लोराजेपाम, लोराजेपाम, ठीक है, लोराजेपाम। नाइट्राजेपाम, नाइट्राजेपाम जिसके पीछे पाम लगता है वो मेडिकेशन लगभग है वो कौन सी है, एंटी एंजाइटी या सेडेटिव मेडिकेशन। नेक्स्ट है क्लोनाजेपाम, क्लोनाजेपाम, ठीक है। और नेक्स्ट है इटिजोलाम, ठीक है, इटिजोलाम। और क्लोरडाइजेपॉक्साइड है वो क्या है, फेस्ट बेंजोडाइजेपिन है, फेस्ट, ये इसको लिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, लिब्रियम। फेस्ट नॉन बार्बिटूरेट ड्रग्स है, ठीक है, फेस्ट नॉन बार्बिटूरेट ड्रग्स। सबसे पहले कौन सी ड्रग्स यूज ली थी, दैट इज द लिब्रियम या क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, सबसे पहले यूज होने वाली नॉन बार्बिटूरेट ड्रग्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पुरानी क्लोरडाइजेपॉक्साइड या फिर इसको बोला जाता है लिब्रियम के नाम से आती है, ये सबसे पुरानी एंजियोलाइटिक ड्रग्स है। क्लोनाजेपाम हो गया, नाइट्राजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलम, इटिजोलाम, ये सभी क्या होती है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होती है, ओके। ये सभी बेंजोडाइजेपाम, ठीक है, बेंजोडाइजेपाम है, ओके। बेंजोडाइजेपाम है, क्लोरडाइजेपॉक्सन, अल्प्राजोलम, लोराजेपाम, नाइट्रोजेपाम, क्लोनाजेपाम, ये सभी क्या है, बेंजोडाइजेपाम है, ओके। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि स्पेशल क्या क्या ध्यान रखना होता है एंजियोलाइटिक स्पेशल प्रिकॉशन, ठीक है। एंजियोलाइटिक मेडिकेशन लेते हैं तो अपन को क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है पेशेंट के अंदर, उनकी बात करें तो डोंट ड्राइव आफ्टर एंजियोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंजियोलाइटिक ड्रग्स लेने के बाद में पेशेंट को ड्राइव अवॉइड करनी चाहिए, ड्राइव नहीं करनी चाहिए क्योंकि सेडेटिव है, पेशेंट को नींद आ सकती है, स्लीप के अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ड्राइव क्या करनी है, अवॉइड करनी है, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बीपी शुड बी चेक बिफोर सेडेशन, ठीक है। सेडेशन देने से पहले या फिर एंजियोलाइटिक ड्रग्स देने से पहले बीपी चेक करनी जरूरी है। बीपी चेक करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अपने प्रिकॉशन पढ़ रहे हैं, प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले क्या है, पेशेंट को ड्राइव अवॉइड करनी है, ठीक है, ड्राइव शुड अवॉइड, ठीक है। और पेशेंट को क्या है, सेकंड वन है वो बीपी चेक करना है, बीपी शुड चेक बिफोर मेडिकेशन, दवाई देने से पहले बीपी चेक करना है, क्योंकि जो सेडेटिव या एंजियोलाइटिक मेडिकेशन होती है वो क्या करती है, हाइपोटेंशन करती है, ओके। नेक्स्ट है वो है एल्कोहल, कॉफी, इट्स अवॉइड करने, इनके साथ में, इन ड्रग्स के साथ में अल्कोहल, कॉफी वगैरह अवॉइड करना है। ये क्या करती है, इनका जो इफेक्ट होता है इफेक्ट कम करती है, इफेक्ट कम करती है। ये जब यदि अपन उनके साथ में पेशेंट को अल्कोहल और कॉफी देंगे तो एंजियोलाइटिक ड्रग्स का इफेक्ट है वो प्रॉपर रूप से नहीं आया, कम करती है, ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट है, ड्रग्स का इफेक्ट है वो फिजिकली भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी होता है, समझ में आ गया। फिजिकल की बात करें तो पेशेंट को स्लीपिंग मोड के अंदर हो जाएगा और साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, फिजिकल रूप से पेशेंट रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ये सेडेटिव या एंजियोलाइटिक मेडिकेशन प्रोवाइड कर करके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो स्टार पॉइंट है वो है एब्रप्ट withhold of एंजियोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एब्रप्ट विथहोल्ड ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग्स, यदि सडन से एंजियोलाइटिक ड्रग्स को होल्ड करेंगे तो कैन कॉज सीजर हो सकते हैं, ठीक है। एकदम से एंजियोलाइटिक मेडिकेशन छोड़ने से क्या होगा, सीजर हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकदम से
एंजियोलाइटिक मेडिकेशन होती है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, स्लो स्लो करके टेपर करके उनको छोड़ना चाहिए, ठीक है। और यदि बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी होती है, बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी, ठीक है, बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी होती है तो मेडिकेशन होती है वो होती है फ्लूमेजेनिल, ठीक है। कौन सी ड्रग्स होती है? फ्लूमेजेनिल, ठीक है। फ्लूमेजेनिल होती है वो क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लूमेजेनिल है वो बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है फ्लूमेजेनिल, ठीक है, ओके। और एकदम से एंजियोलाइटिक ड्रग्स है वो छोड़नी नहीं चाहिए, एकदम से छोड़ने से सीजर हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है वो कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेज है। इसके अलावा एल्कोहल को अवॉइड करना है, एल्कोहल कॉफी है वो क्या करना है? अवॉइड करना है, बिकॉज ये जो होते हैं इनके साथ में क्या करेंगे, इसके जो ड्रग्स का इफेक्ट है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये क्या था? ऑल ओवर अबाउट द साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर तीनों मेडिकेशन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी मैनिक ड्रग्स और एंजियोलाइटिक ड्रग्स। एंजियोलाइटिक ड्रग्स के अंदर क्या है? दैट इज द बारबीसुरेट और नॉन बारबीसुरेट, ठीक है। नॉन बारबीसुरेट में अल्प्राजोलम हो गया, इटिजोलम हो गया, ठीक है, क्लोनाजेपाम हो गया, ये सभी मेडिकेशन होती है, नॉन बारबीसुरेट ड्रग्स होती है। क्लोडाइजेपॉक्साइड सबसे पुरानी है वो एंजियोलाइटिक ड्रग्स है, सबसे पहले से यूज ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बारबीसुरेट में फिनोबार्बिटॉन है, वो भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। सबसे बच्चों के अंदर सीजर वगैरह है और बच्चों में जो सेडेशन के रूप में फिनोबार्बिटॉन सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है, ओके। और सेफ ड्रग्स है फिनोबार्बिटॉन, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एकदम से जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है, मेडिकेशन होती है, एकदम से नहीं छोड़नी, एकदम से छोड़ेंगे तो सीजर हो सकते हैं। इसके अलावा जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स है उनका बारबीसुरेट है वो उनके जो टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपन पेशेंट कौन सी ड्रग्स लेते हैं? दैट इज द फ्लूमेजेनिल, ओके। फ्लूमेजेनिल है वो कौन सी ड्रग्स है वो है बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी के अंदर क्या है? ड्रग लेते हैं उसका, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं क्या है? एंटीडोट है। बारबीसुरेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा है? दैट इज द फ्लूमेजेनिल, ओके। इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था? ऑल ओवर अबाउट द साइकोफार्माकोलॉजी। जो मैंने आपको साइकोफार्माकोलॉजी में मेडिकेशन पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है, आगे जो एग्जाम है उसके अंदर आने के चांसेज है। तो आर्यन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।